चौथी पीढ़ी में भारत ने अपनी शिक्षा व्यवस्था को स्थापित कर दिया था, बट 1700 साल बाद आज जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जो QS यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स हैं उसमें 100 यूनिवर्सिटीज़ में 100 विश्वविद्यालयों में हमारे पास एक भी स्थान प्राप्त नहीं हुआ है। टॉप स्थान हमारे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु को मिला है जो 147 है, और IIT दिल्ली को मिला है जो 175 है। हमारे ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन के तहत भारत में 436 विश्वविद्यालय हैं, 25,938 कॉलेजेस हैं और 1914 पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूशंस हैं। लेकिन अगर हम लोग देखें कि ये जो हजारों डिग्रीज पैदा हो रहे हैं, क्या ये क्वालिटी है कि क्या ये क्वांटिटी है, इस पे जो डिबेट हम लोगों को आज छेड़ना है। 2010 में भारत ने PISA प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट में भाग लिया था, और प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट था कि इंग्लिश पे, रीडिंग पे, मैथ्स पे और साइंस पे 15 साल के बच्चों को टेस्ट किया जाएगा। 74 देश उसके उन्होंने भाग लिया और हम लोग 74 में 73 नंबर पे आए। और किस 2 प्रदेशों के बच्चों को उसमें भेजा गया? हिमाचल और केरल, जो एजुकेशन में देश में नंबर 1 माने जाते हैं, और वो सेकेंड लास्ट आए। उसके बाद हिंदुस्तान ने कभी उसमें भाग नहीं लिया। उसके बाद प्रथम नाम की संस्था है, आपने सुना होगा, वो एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट हर साल निकालती है। उस रिपोर्ट में पिछले साल, अभी मैं पढ़ रहा था जब मैं आ रहा था कल, और उसमें सबसे पहले पन्ने पे लिखा है कि 47% बच्चे जो क्लास 5 में हैं वो क्लास 1 की टेक्स्ट नहीं पढ़ पाते हमारे देश में। 47% बच्चे। और उसमें जिस प्रदेश का मैं आता हूँ, उत्तर प्रदेश, वो हर अच्छी चीज में तो नंबर 1 ही है, उत्तर प्रदेश और बिहार, तो उसमें भी उसका रैंक नंबर 1 ही था। देखिए, हम लोग अक्सर डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं। डेमोग्राफिक डिविडेंड मतलब जो हमारी आज युवा जनसंख्या है वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी विश्व शक्ति बनने वाली है, और इसमें सच्चाई भी है कि उसमें तमाम उम्मीदें हम लोगों की जुड़ी हुई हैं। लेकिन उसमें शिक्षा का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान, कोई बहुत महत्वपूर्ण रास्ता है उस मंजिल को हासिल करने के लिए। भारत में 60 करोड़ ऐसे लोग हैं जो 30 साल की उम्र के नीचे हैं। अगर हम लोग अधिकांश उसमें से देखें तो वो 25 साल की उम्र से कम है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 40 इयर्स वर्किंग लाइफ उनकी रहने वाली है इस देश की सेवा में, इस समाज की सेवा में, अपने परिवार की सेवा में। अगर वो निम्न स्तर की शिक्षा प्राप्त करें तो वो राष्ट्र निर्माण के कार्य में करेंगे क्या? उनका योगदान क्या होगा? उनका अस्तित्व क्या रहेगा इस नए दुनिया में? शिक्षा का जो निम्न स्तर आज है उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि किसी भी सरकार ने आजादी के बाद से 3% से ज्यादा, और अब 3.5% से ज्यादा शिक्षा पे खर्च नहीं किया, GDP का जो एक हिस्सा है। अब हमारी GDP कितनी है? 1,80,000 करोड़। उसमें से अगर हम लोग 3.6 भी मान ले तो कितना निकलता है, आप जोड़ सकते हैं। जापान की GDP है 5 लाख करोड़ और जापान खर्च कर रहा है 10%। आप समझ सकते हैं कि हम लोग का मानव संसाधन जो है उस पर कितना ध्यान है। अगर हम अपने फ्यूचर पे इन्वेस्ट नहीं करते, क्योंकि एजुकेशन क्या है? इट्स अ लिंक बिटवीन टुडे एंड टुमारो, एंड इफ वी डोंट इन्वेस्ट इन इट देन व्हाट आर वी डूइंग? वी आर चीटिंग आवर फ्यूचर। और हम लोग देखते हैं कि अमेरिका में, इंग्लैंड में, स्कैंडिनेविया में, हर जगह जहां पे
प्राइवेट एंडाउमेंट्स, मतलब हार्वर्ड का प्राइवेट एंडाउमेंट, मतलब उसका अपना बजट $30 बिलियन का है। और अफ्रीका में तो देश हैं जिसके एंडाउमेंट $30 बिलियन नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि क्या हाल है। मेरे हिसाब से अगर हमारे देश को एक जगत गुरु फिर से बनना है तो हम लोगों को शिक्षा में लगभग 8 से 10% खर्च तुरंत करना पड़ेगा। जब हम लोग खर्च की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है, निवेश की बात करते हैं उसका मतलब क्या है। आज हम लोग 1 लाख करोड़ 2 लाख करोड़ राइट टू एजुकेशन में खर्च कर रहे हैं, पर राइट टू एजुकेशन क्या है? राइट टू एजुकेशन है कि हर 1 किलोमीटर में हम एक स्कूल बनाएंगे। देखिए, शिक्षा का मतलब भवन निर्माण नहीं है। हमारे जो पूर्वज थे वो पेड़ों के नीचे पढ़ते थे और वो बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक और बहुत बड़े बड़े अर्थशास्त्री बने। एजुकेशन का मतलब है विद्या। आज हम लोग जो पैसा खर्च कर रहे हैं 71% पैसा एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च कर रहे हैं, मतलब ये भवनों को, ये कमरों को, ये हॉलों को बनाना। क्या इससे अच्छा ये नहीं होगा कि हम लोग एक ट्रांसपोर्टेशन ही दे दें? अब आज हो क्या रहा है, मैं गणित आपको स्टैटिस्टिक्स बाद में बताऊंगा, पर संक्षिप्त में आज क्या हो रहा है कि ये जो स्कूल्स हैं, ये स्कूल्स में कुछ सफल हैं, ज्यादातर टोटल फेलियर है। क्यों टोटल फेलियर है? क्योंकि टीचर्स नहीं है। देखिए, स्कूल तो टीचर्स से चलेगा, स्कूल भवन से तो नहीं चलेगा। आज हम लोगों के पास महाराष्ट्र में, जो इस देश का शायद सबसे विकसित राज्य है, यहाँ 15% टीचर्स की कमी है। उत्तर प्रदेश में 37% टीचर्स की कमी है। बिहार में 43% टीचर्स की कमी है। अगर इतने 14% ऐसे इस देश के स्कूल्स हैं जो एक टीचर के साथ चल रहे हैं, वो स्कूल्स में बच्चा क्या सीखेगा? बड़े दुख की बात है, हम लोग आईआईटी, सब लोग आईआईटी का नाम सुने और आईआईटी को हम लोग पराकाष्ठा मानते हैं शिक्षा की। वी थिंक इट्स द एपोजी ऑफ एजुकेशन। लेकिन क्या आपको पता है, पिछले साल 2014-2015 में जो आईआईटी का ग्रेजुएटिंग बैच था, उसमें 21% लोग बेरोजगार चले गए। मतलब आईआईटी के जो 21% ग्रेजुएट्स थे, उनको नौकरी नहीं मिली ग्रेजुएट करने के बाद। बाकी इंजीनियरिंग में जो 15 लाख बच्चे इंजीनियर्स बनते हैं हर साल, 15 लाख लोग इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, इस साल 61% अनएम्प्लॉयड है। 61%। मतलब हम डिग्रीज तो प्राप्त कर रहे हैं, पर अगर डिग्रीज के बाद हमको ठेला चलाना पड़े तो उसका फायदा क्या है? फिर ये हम लोग देखते हैं कि आज इन स्कूलों का हालत क्या है। एक DISC है, डिस्ट्रिक्ट इंडिया इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन। DISC क्या कहता है कि इस देश में 44% ऐसे स्कूल्स हैं जिनके अंदर कोई बिजली नहीं है। देयर इज नो बिजली। अच्छा, मैं जानता हूं, मैं एक बहुत गरीब कॉन्स्टिट्यूएंसी से MP बना हूं, पहली बार वेस्टर्न यूपी से, इस बार ईस्टर्न यूपी से, और मैं जानता हूं कि महाराष्ट्र, गुजरात, ये एक विकसित राज्य हैं। लोग इलेक्ट्रिसिटी वगैरह के ऊपर बहुत महत्व देते हैं। वहां सोचते हैं कि साहब दिन में आदमी पढ़ता है, ना पंखा चले क्या फर्क पड़ता है, बट एक मनोवैज्ञानिक फर्क तो पड़ता है साहब। कल हम लोग अगर ये सोचें कि हम लोग इतना इन्वेस्टमेंट लाइब्रेरीज पे, इतना इन्वेस्टमेंट फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे ना खर्च करके टैबलेट्स के द्वारा, लैपटॉप्स के द्वारा, खान एकेडमी जैसा पढ़ा रहा है विदेश में, वैसे कि इंटरनेट पे एक्सपर्ट्स के द्वारा आपको एजुकेशन देना, वैसे अगर हम देना चाहें, जहां पे कोई बिजली नहीं है वहां पे ये सब साधन पहुंचेंगे कैसे? इनका मतलब क्या होगा? हम लोग ये देखते हैं कि हमारे देश में ऐसे 70% लोग हैं जो 10,000 रुपए से कम कमा रहे हैं हर महीने। अब सवाल ये है
कि जब प्राइवेट एजुकेशन की बात हम लोग करें, निजी शिक्षा का जो प्रचलन चला है, अच्छी बात है, निजी शिक्षा से शिक्षा का स्तर बढ़ा है, लेकिन कितने लोग इसको अफोर्ड कर सकते हैं? आज हम लोग ये देखें कि मैं आदरणीय गुप्ता जी से कह रहा था जब हम लोग फ्लाइट में आ रहे थे कि सब लोग बात करते हैं एनपीएस की आजकल, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। नॉन परफॉर्मिंग एसेट का मतलब क्या होता है? जब बैंक किसी को पैसे देता है तो वो बैंक के लिए एक एसेट बनता है। जब 3 बार आप अपना ब्याज लगातार नहीं दे पाते, आप डिफॉल्ट करते हैं, तो इट बिकम्स अ नॉन परफॉर्मिंग एसेट और आप सरकार के और कानून के आंखों में गुनहगार हैं। लेकिन शिक्षा के लिए आज जो लोन्स लिए जा रहे हैं, क्योंकि हर आम आदमी अपने संपत्ति के से इतना पैसा नहीं कमाता कि वो शिक्षा पे खर्च करे, और शिक्षा कितनी महंगी है वो आप मेरे से अच्छा जानते हैं, कैपिटेशन फीस कितनी है। तो आज हम लोग वो दिन देख रहे हैं जहां नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स ऑन एजुकेशन पिछले 4 साल में डबल हुआ है। ये एक बहुत डेंजरस ट्रेंड है हमारे देश के लिए। आज जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट एजुकेशन पे है वो 4000 करोड़ रुपए है, और वो 200 करोड़ रुपए था 4 साल पहले, तो लगभग दुगना हो गया है। हम लोग ये देखें, हम लोग कोटा का सब लोगों ने देखा होगा, पढ़ा होगा कि सब सुइसाइड्स हो रहे हैं। ये सुइसाइड्स साहब क्यों हो रहे हैं? ये सुइसाइड्स इसलिए हो रहे हैं क्योंकि जब एक बच्चा जाता है तो उसके ऊपर इतना प्रेशर होता है, क्योंकि माता पिता ने 4 लाख का, 8 लाख का, 15 लाख का लोन ले रखा है, और उसको बोला जाता है कि यदि बेटा आप फर्स्ट नहीं आए, यदि आप आईआईटी में, आईआईएम में नहीं जा पाए, तो फिर तो हम लोगों की स्थिति बिल्कुल रोड पे आ जाएगी। तो वो इतना प्रेशर में होता है। हर बच्चा तो साहब क्लास में फर्स्ट आ नहीं सकता। देयर इज अ रीजन इट्स कॉल्ड फर्स्ट, बिकॉज़ देयर इज ओनली 1 प्लेस। और इसलिए आज स्थिति क्या बनी है कि 40 लोग पर 1 लाख हिंदुस्तानी बिटवीन द एजेस ऑफ 20 and 30 सुसाइड कर रहे हैं। ये एक बहुत हैरानी की बात है, बहुत भयानक आंकड़ा है ये। और 50% ये आंकड़ा बढ़ा है पिछले 10 सालों, 10 वर्षों में 50% ये आंकड़ा बढ़ा है यंग पीपल के सुसाइड का। अब कुछ लोग प्यार न चलने के वजह से खुदकुशी कर लेते हैं, कुछ लोग नहीं, सच बात है। मैं ये तो नहीं, मैं कोई एडवाइस नहीं दे रहा, मैं केवल एक बात बोल रहा हूँ। लेकिन जो इसमें से 75% है वो आर्थिक रूप से टूटने के कारण ये कदम उठाते हैं, जो किसी को उठाना नहीं चाहिए कभी, लेकिन हम लोग मजबूरी के समय में जी रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम लोग देखें, मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जब मैं स्पीच लिख रहा था। आर्य प्रकाश एक व्यक्ति है, स्टूडेंट है, उसने पिछले साल द हिंदू अखबार में आईआईटी मद्रास का, आईआईटी चेन्नई का वो एक स्टूडेंट था, तो उसने एक बहुत सुंदर आर्टिकल हिंदू में लिखा। वो आर्टिकल ये है कि आरक्षण का जो लाभ मिलता है वो केवल एंट्रेंस तक मिलता है, क्योंकि वो खुद एक अनुसूचित वर्ग का व्यक्ति था, और उसने कहा कि क्योंकि मुझे अंग्रेजी की अच्छी पढ़ाई नहीं हो पाई शुरू से, क्योंकि मैं एक निम्न स्तर के जमीनी परिवार से था, तो इसलिए आईआईटी में भी जो क्लास सिस्टम था, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि आज जो आर्थिक असमानता है देश में, जो फाइनेंशियल इनइक्वालिटी की बात है, वो एजुकेशन में भी एक इनइक्वालिटी का दौर गुजर रहा है। आज आप लोग देखिए कि शिक्षा व्यवस्था में जो हम लोग कॉमनली देखते हैं कि जैसे हमारे देश में 33 बोर्ड्स हैं, 33 एजुकेशन बोर्ड्स, इसमें से आधे से ज्यादा बोर्ड्स जो हैं, जो स्टेट बोर्ड्स हैं, एक मदरसा बोर्ड है, एक आईबी का बोर्ड है, एक आईसीएसई का बोर्ड है, एक सीबीएसई का बोर्ड है, एक स्टेट्स के बोर्ड्स हैं। इन सब में अगर हम टॉप के बोर्ड को देखें और बिल्कुल सबसे गरीब बोर्ड को देखें,
तो 10,000% का डिफरेंस है फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में। 10,000% का मतलब आप समझ सकते हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो जम्मू और कश्मीर बोर्ड का पढ़ा हुआ बच्चा है और जो मुंबई में एक रईस परिवार का आईबी का बोर्ड का पढ़ा हुआ व्यक्ति है, उनके क्वालिटेटिव एजुकेशन में इतना फर्क होता है, उनके शिक्षा के स्तर में, दर में इतना फर्क होता है कि जब वो एक सामान्य एंट्रेंस देता है तो वो कैसे एक दूसरे के साथ compete कर सकते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे साथ मेरा एक सचिव काम करता है, उसका नाम रोहित है, वो अमृतसर का पढ़ा हुआ है। तो मैंने उससे पूछा कि रोहित, आप इतने ब्रिलियंट लड़के हो, आप सेंट स्टीफेंस में, हिंदू कॉलेज में, SRCC में क्यों नहीं आप जा पाए? उसने कहा कि भाई साहब, बात जाने या ना जाने की नहीं है, जो हमारा बोर्ड है वो 90% से ऊपर मार्क्स ही नहीं किसी को देता, और जो ICSE और CBSE है, हमारे जो टॉपर होते हैं आर्ट्स में, कॉमर्स में, वो होते हैं 89, 90, 91, ज्यादातर 92। अब दिल्ली में आप 92% लेके आओ तो आपको तो पास कोर्स ही मिलता है, कोई ऑनर्स की डिग्री तो मिल नहीं सकती, कॉलेज ऑफ चॉइस की बात तो छोड़िए। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर हमको इसको रेक्टिफाई करना है तो एक समानता लानी पड़ेगी। देखिए, सबके माता पिता की स्पेंडिंग कैपेसिटी अपने बच्चों की शिक्षा के ऊपर उतनी ज्यादा नहीं हो सकती। सब लोग अपने बच्चों के लिए एक बड़ा सपना देखते हैं, बट अंत में एक रियलिटी नाम की चीज भी होती है। तो इसलिए मेरा आग्रह ये है कि सारे बोर्ड्स को अबॉलिश करके एक सामान्य बोर्ड देश में बनना चाहिए जो सब लोगों के लिए एक हो। मैं एक एग्जाम्पल अपना देता हूं। मैं अच्छे स्कूलों में पढ़ा। अब जब बायोलॉजी और केमिस्ट्री हमको सिखाई जाती थी तो हमको लैब्स में सिखाई जाती थी। हमको फिजिक्स सिखाया जाता था तो एक्सपेरिमेंट्स हर चीज के लिए हमको दिखाए जाते थे। लेकिन जहां का मैं MP हूं, मैं वहां के स्कूल्स में गया और मैंने कहा कि केमिस्ट्री की कोई लेबोरेटरी है, तो मेरे ऊपर हंसने लगे कि पता नहीं कहाँ के बड़े साहब आए हैं और पता नहीं क्या क्या बात बोल रहे हैं। तो मैंने कहा नहीं, लेकिन ये जो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, जो आप प्रैक्टिकल्स आपको देने पड़ते हैं, फिर आप कैसे देते हो? कहता है साहब, हम अपने फोन पे देख के सीखते हैं। अब आप सोचिए, उसमें से भी कितना टैलेंट जो है वो वेस्ट जा रहा है। हम लोग क्या कहते हैं कि विदेश में कोई हिंदुस्तानी जाता है तो उसको हम ब्रेन ड्रेन कहते हैं, है ना? वो हम कहते हैं कि हमारा जा रहा है हमारे देश से ये टैलेंट। बट मैं कहता हूं, इट्स बेटर ब्रेन ड्रेन देन ब्रेन इन द ड्रेन। मतलब इससे अच्छा है कि कोई हिंदुस्तानी बाहर जाके देश का झंडा ऊंचा करे कि वो यहां सड़ के रह के खत्म हो जाए। देखिए, हम लोग बात करते हैं एजुकेशन पॉलिसी पे। हम लोग नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात करें। अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, मैं क्या सोच रहा था कि हर 2-3 साल ऑटोमेटिकली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बढ़ोतरी आएगी, उसके ऊपर रिसर्च होगा। बट मैं आपको बताता हूँ सच्चाई क्या है। 1968 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने इसको स्थापित किया, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, कि हम लोग शिक्षा का प्रोत्साहन करें और उसको लोगों तक ले जाएं। ठीक है। उसके बाद अगला कब हुआ? 1986 में राजीव गांधी जी ने किया, और आज 2015 में 3rd रिवीजन चल रहा है, अभी तक हुआ नहीं है। इसका मतलब 1986 की जो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन है, उस पे देश आज अपने बच्चों को पढ़ा रहा है। दुनिया बदल गई है, समय बदल गया है, समाज बदल गया है, शिक्षा प्रणाली बदल गई है, और हम लोग कहां के कहां रह गए हैं। मैं एक छोटी सी बात बताता हूं। आप कहेंगे कि क्या फर्क पड़ता है, वही हिस्ट्री था, वही साइंस था, वही ज्योग्राफी था, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, जब आप एक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए काम करते हो तो आप एक लक्ष्य निर्धारित करते हो। उस समय क्या प्राथमिकता थी कि प्रादेशिक भाषाओं पे जोर हो और प्रदेशों तक शिक्षा का विकेंद्रीकरण हो, और ज्यादातर जोर इस पे दिया जा रहा था कि मराठी शिक्षा, गुजराती शिक्षा, तमिल शिक्षा पे जोर होना चाहिए, ताकि ये भाषाएं भी
जगें, ये भी दौड़ें। और प्राइमरी एनरोलमेंट पे ध्यान था कि हर बच्चा कम से कम स्कूल में एनरोल हो जाए। लेकिन आज तो लगभग 100% प्राइमरी एनरोलमेंट हुआ है, और आज हम प्रदेश भाषा का प्रचलन करें, अच्छी बात है, पर उससे फायदा किसको क्या मिलना है? लेट्स बी ऑनेस्ट, सारे नौकरियां तो अंग्रेजी के लिए हैं। आज हम लोग हिंदी भी सीखें, या हम लोग संस्कृत भी सीखें, या हम लोग कुछ भी सीखें, अल्टीमेटली हमारा जो स्किल है वो तो इंग्लिश में अगर हम लोग कॉम्पिटेंट है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये सब करके तो हम प्रोफेसर्स और टीचर्स ही बन सकते हैं। टू बी ऑनेस्ट, मैं सही कह रहा हूं कि मैं गलत कह रहा हूं? आज हम लोगों को जो नई नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन स्थापित करनी है, इसमें सबसे ज्यादा निवेश हमको अंग्रेजी का देना है। हम गोरों को, अंग्रेजों को पानी पी पी के कोसते हैं कि उन्होंने हमको लूट लिया, ये दिया, पर एक अच्छी चीज उन्होंने हमको छोड़ दी, वो ये अंग्रेजी का प्रचलन है। क्योंकि चाइना को आप देखो, चाइना में अंग्रेजी नहीं बोलता आदमी, तो वहां जब आदमी जाता है बिजनेस करने, या वहां जाता है आदमी अपने आप को स्थापित करने, तो कोई भी यूरोप से अमेरिका का व्यक्ति बहुत मुश्किल समझता है। और जब वो हिंदुस्तान आता है तो उसको लगता है कि टैक्सी ड्राइवर भी इतनी अच्छी अंग्रेजी बोलता है जहां वहां का प्रोफेसर बोलता है। तो ये हमारे देश में एक बहुत बड़ी पूंजी है कि 600 मिलियन पीपल स्पीक गुड इंग्लिश इन दिस कंट्री। हम लोग अभी बात करें स्किलिंग की, ट्रेनिंग की। मैंने कल एक रिपोर्ट पढ़ी जब मैं स्पीच को कंपाइल कर रहा था। इन्फोसिस की रिपोर्ट थी, वो बड़ी डिटेल रिपोर्ट थी। संक्षिप्त में मैं आपको बताऊंगा। उसमें 2 चीजें लिखी थी कि हमने जितने लोगों को 2014-2015 में लिया अमेरिका में, और हमने जिन लोगों को लिया हिंदुस्तान में, अमेरिका के जितने लोग थे उनको हमको 4 हफ्ते की ट्रेनिंग देनी पड़ी, 4 वीक्स ट्रेनिंग देनी पड़ी अमेरिका के लोगों को, जिसमें 60% कौन थे? भारतीय मूल के लोग थे। अच्छी बात है। लेकिन जो हिंदुस्तान में उन्होंने लोगों को हायर किया, उनको 29 वीक्स की ट्रेनिंग देनी पड़ी। क्यों? क्योंकि वो स्किल्ड नहीं थे। वो इतने मतलब उन किताबी जानकारी तो उनके पास सारी थी, बट एक कंपनी में कैसे आप भाग लेते हो, कंपनी को आगे कैसे लेते हो, वो प्रैक्टिकल और वर्ल्डली एजुकेशन जो है, वो परिपक्वता जो थी, वो कह रहे थे भैया इन लोगों के साथ तो हम नहीं ऐसे कर पाएंगे। तो उनको 6 महीने की ट्रेनिंग दी, और उसका कॉस्ट कितना था? उसका कॉस्ट था 850 करोड़ रुपए। तो वो आज ये सोच रहे हैं कि हम 70% अपने जॉब्स बाहर भेज दें, क्योंकि ये जो भार हमको उठाना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ के लोग ठीक से एम्प्लॉयबल और स्किल्ड नहीं है, ये हमारे कंपनी के बॉटम लाइन पे, हमारे कंपनी के उसमें बहुत दिक्कत ना पैदा करे आगे जाके। इसलिए जो शिक्षा हम लोगों को देनी है, वो सबसे ज्यादा इसकी एम्प्लॉयबिलिटी का ध्यान देना है। मैं अभी कह रहा था कि जर्मनी ने एक बहुत इंटरेस्टिंग सिस्टम बनाया। जर्मनी में भी बहुत से लोग गरीब हैं, जिनको अपने माता पिता के साथ खेती बाड़ी करनी पड़ेगी, जिनको डेयरी फार्म संभालने पड़ते हैं, जिनको मैकेनिक का काम करना पड़ता है, किसको दुकान में अपने माता पिता के बैठने का काम करना पड़ता है। तो वो लोग शिक्षा में कैसे ना पिछड़े, उन्होंने क्या कहा कि 370 स्किल्स हम आपको सिखाएंगे, कुकिंग का, बेकिंग का, कारपेंट्री का, केमिकल इंडस्ट्री में काम करने का, मेटलर्जी में काम करने का, अलग अलग स्किल्स हम आपको देंगे। और उन्होंने कहा कि ये जो स्किल्स हम आपको देंगे, ये या तो आप हफ्ते में 2 बार ले लीजिए 4-4 घंटे के लिए, और अगर आपको लगता है कि आपकी शिक्षा भंग हो रही है, डिस्टर्ब हो रही है, तो आप अपने समर हॉलिडेज में और विंटर हॉलिडेज में 3 महीने करा के ले लीजिए। और जैसे आप सीखोगे वैसे आपको उन घंटों के हिसाब से आपको सिस्टम पे करेगा। इसका मतलब आदमी सीख भी रहा है और आदमी साथ साथ कमा भी रहा है। और उसके बाद क्या किया उन्होंने, 180 जो प्रॉफिटेबल कंपनीज जर्मनी की थी, जिसमें मर्सिडीज बेंज है, आउडी है, बाकी सारी कंपनीज हैं, उन्होंने उनको कहा कि आपको 10% वर्कफोर्स अपनी बढ़ानी है, और ये जो लोग समाज के
आम परिवारों से आए हैं, इनको लेना है आपको। और ये अकेला देश है जिसने एक शॉट में 10% वर्कफोर्स अपनी बढ़ा दी और उन्होंने कहा इन लोगों को आपको लेना है और इनको आपको ट्रेन करना है और 3 साल ट्रेनिंग करनी है। उसके बाद अगर इनको नहीं रखना, दूसरे को रखना पड़ेगा, वो चॉइस आपकी है, लेकिन वो संख्या घट नहीं सकती। इससे आप सोच सकते हो कि कितने नौजवानों की जिंदगी बनी है। हम लोगों को भी ये ध्यान देना है। हम लोग ड्रॉप आउट रेट की बात करें हिंदुस्तान में, तो ड्रॉप आउट रेट क्या है? 100 बच्चे जो राइट ऑफ एजुकेशन के तहत स्कूल में जाते हैं, 100 के एनरोलमेंट है, लेकिन कितने लोग क्लास 12 खत्म करते हैं? 34 बच्चे। इसका मतलब केवल 34% सक्सेस रेट है, जो बिल्कुल ही हम लोगों के लिए बड़े शर्म की बात है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि देखिए, हम लोग प्राइवेट एजुकेशन के दौर में अब आ गए हैं, अब हम पीछे नहीं जा सकते। लेकिन प्राइवेट एजुकेशन जो है, प्राइवेट एक्सटॉर्शन नहीं बनना चाहिए, वो एजुकेशन ही बनना चाहिए। आज वो क्या हो रहा है, मैंने अभी परसों एशियन एज अखबार में एक न्यूज देखी कि 2 लड़कियों ने उड़ीसा के संबलपुर डिस्ट्रिक्ट में आत्महत्या की, क्योंकि उनको कहा गया कि जिस यूनिवर्सिटी में, जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे हो, वो अक्रेडिटेड नहीं है, तो आपकी जो डिग्री 15 लाख देने के बाद आपको मिलेगी, उसका कोई यूज नहीं है, और ने आत्महत्या कर दी। और आज आप कोई अच्छे मेडिकल कॉलेज में जाना चाहो तो उसकी कैपिटेशन फी क्या है? वो तो रिश्वत ही है एक तरीके से। और कितनी है? 25 लाख से शुरू होती है और 1 करोड़ तक जाती है। अब एक आम आदमी, हम लोग भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बात करते हैं, लेकिन अगर हम सही में भ्रष्टाचार मुक्त करना चाहते हैं, तो अगर हम शिक्षा और स्वास्थ्य, इन दोनों चीजों के ऊपर लोगों को सोशल सिक्योरिटी दे दें, तो 70% भ्रष्टाचार उसी दिन खत्म हो जाएगा इस देश में। शेयर ऑफ प्राइवेट एजुकेशन आज 25% है और वो 44% बच्चों को पढ़ाता है। लेकिन आज हम उनके मॉनिटरिंग और अक्रेडिटेशन की देखें, जैसे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है, उनके चेयरमैन कई बार जेल भी जा चुके हैं, बट मैं उसके बारे में कुछ बोलना नहीं चाहता। आई डोंट वांट एनी कोर्ट केसेस ऑन मी, बट मैं इतना कहूँगा कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फॉर इंडिया है, अलग अलग संस्थाएं, लेकिन इसमें से कुछ बहुत अच्छी चल रही है और कुछ के बारे में आप सब लोग जानते हैं, अखबार में पढ़ चुके हैं। मैं सिंपल बात कहना चाहता हूं, अगर एक ही संस्था मॉनिटर भी करेगी और एक ही संस्था अक्रेडिट भी करेगी, तो वो क्या कभी न्याय कर सकती? मतलब मैं जिसको अक्रेडिटेशन दे रहा हूं, मैं ऑब्वियसली उनके साथ इतने रिश्ते रखूंगा कि कभी मैं मॉनिटरिंग करूं तो उनके हिसाब से करूंगा, राइट? और मैं जिसको अक्रेडिट करूंगा, रिकॉर्ड में है कि मैंने अक्रेडिट किया, मैं कभी दिखाना नहीं चाहूंगा कि उसकी वास्तविकता क्या है, उसकी असलियत क्या है, वो कितने गलत तरीके से शिक्षा प्रणाली को आगे कर रहे हैं। तो इसलिए ये दोनों चीजें अलग होनी चाहिए, मॉनिटरिंग अलग होनी चाहिए, अक्रेडिटेशन अलग होनी चाहिए, यदि हम चाहते हैं प्रोफेशनल एजुकेशन अच्छे बढ़े और करप्ट। और दूसरा कि जहां पे भी करप्शन दिखे, वहां लोगों को सजा मिलनी चाहिए। देखिए, हमारे देश में एक बहुत बड़ी कमी है कि जो पावरफुल है उसको लगता है वी कैन गेट अवे विद एनीथिंग, हम कुछ भी करें तो हम थोड़े देर चक्कर काटेंगे, पर अंत में हमारी विजय होगी। और ये शिक्षा में भी ये बहुत बड़ा हो रहा है। बहुत सारे लोगों ने, राय यूनिवर्सिटी है दिल्ली में, IIL में, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपने मालिकों को, अपने सेठों को, अपने बॉसेस को कोर्ट में घसीटा। बट हिंदुस्तान में तो आप जानते हैं 30 साल 40 साल से कम तो केस चलते नहीं, तब तक वो दादा बन जाएंगे और वो लड़ते रहेंगे कि कॉलेजेस में उनके साथ अन्याय हुआ। देखिए, एजुकेशन is not a luxury for any superpower or any aspiring superpower. Education is a necessity, and the time has come where we must dream big.
जहां हमको अपने देश के लिए एक बड़ा सपना देखना है। और बड़ा सपना कैसे देखना है? बड़ा सपना हम तभी देख पाएंगे जब हम लोग ह्यूमन रिसोर्स डेवलप करते हैं। आज हिंदुस्तान में, पूरे दुनिया में, जब मैं नासा में गया ह्यूस्टन टेक्सास में, और मैं नासा में गया और मैंने कहा कि भाई मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ, मैं सब साइंटिस्ट से मिलना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा साहब सबसे अच्छी जगह तो कैफेटेरिया है, जहाँ लोग अपना भोजन करते हैं, सब लोग वहीं आके खाते हैं। तो बड़ी अच्छी लग्जोरियस कैफेटेरिया थी, एक रेस्टोरेंट की तरह। मैं वहां गया और मैं कसम से आपको बताऊं, मुझे हिंदुस्तानी के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं दिखा वहां। और मैं एक व्यक्ति से मिला वहां पे, और मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि क्या आप हिंदुस्तान में पले बड़े हैं? उन्होंने कहा हाँ, मैं कानपुर में पला बड़ा हूं। तो मैंने उनसे पूछा कि भारत की व्यवस्था में और अमेरिकी व्यवस्था में वो कौन सी चीज है जिसमें हम लोग संशोधन करें ताकि एक नासा हम देश में भी पैदा करें? क्या वो पैसे की कमी है? क्या वो ये है कि हम लोग ये रॉकेट्स नहीं खरीद पाएंगे? उसने कहा नहीं, ये रॉकेट्स बनते हैं यहाँ पे, ये किसी चेकबुक में नहीं बनते। लेकिन केवल एक चीज है कि जिस स्कूल में मैं पढ़ा, कानपुर के पास एक जगह है अकबरपुर रनिया, कह रहे जिस स्कूल में मैं पढ़ा, उस स्कूल में हमको पहला बोला जाता था कि जो टीचर है उसकी मालिश करो, और बाद में बोला जाता था कि उससे पढ़ाई लो। और ये सुनने में बड़ा फनी लगता है, बट इट्स एक्चुअली वेरी सैड। और उसने कहा कि मैंने पूरी पढ़ाई जो है एक टॉर्च के तहत अपने घर में बैठ के रात को की, क्योंकि मुझे दिन में अपने परिवार का हाथ बटाना पड़ता था। और आज वो नासा का एक साइंटिस्ट है। मैं अपने स्पीच के दूसरे भाग में आना चाहता हूँ युवा सशक्तिकरण के ऊपर, कि अब युवा को क्या करना है और कैसे करना है। रशिया के पास एक देश है साहब, उसका नाम है लाटविया। और लाटविया ने एक बड़ा अच्छा कानून, बड़ा अच्छा एक एक्सपेरिमेंट किया। लाटविया में लगभग 100% लोग इंटरनेट पे हैं, और वहां के कुछ बच्चों ने एक वेबसाइट बनाई, उसका नाम था माना बाल्स, मतलब मेरी आवाज। और उन्होंने ये वहां पे कहा कि यदि 20% देश के युवाओं का हम ई सिग्नेचर बना लेते हैं किसी चीज के लिए, तो क्या पार्लियामेंट उस चीज पे डिस्कशन करेगा कि नहीं। प्रधानमंत्री ने 1 साल बाद उनके काम को देखते हुए कहा कि अगर 20% युवा देश का एक मुद्दे पे सहमत है और ई सिग्नेचर करने को तैयार है, तो मैं उसके ऊपर डिबेट नहीं कराऊंगा, मैं उसी दिन उसको कानून बनाऊंगा देश में। और देश के नौजवानों ने पिछले 2 साल में 14 कानून बनाए हैं ये माना बाल्स वेबसाइट के तहत। कितनी बड़ी बात है। ये आपने सुना होगा, एक लक्ष्मी का उदाहरण है। एक महिला थी जिनके ऊपर किसी ने तेजाब फेंका था। उस समय सुशील कुमार शिंदे गृह मंत्री थे। तो उन्होंने change.org के तहत ये कहा कि जितने लोग मुझे अगले 3 दिन में सपोर्ट करते हैं मैं देखना चाहती हूँ change.org पे। उस समय इंटरनेट का इतना प्रचलन भी नहीं था जो आज है, लेकिन 3 लाख लोगों ने वेबसाइट पे साइन किया अपना नाम, पता और फोन नंबर देके कि हम चाहते हैं कि तेजाब की बिक्री दुकानों में बंद हो, क्योंकि इससे जो है बहुत हैवानियत फैल रही है। और क्या हुआ, देश के गृह मंत्री को युवाओं की आवाज सुननी पड़ी और उन्होंने उसका बैन लगा दिया, जिसका मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। बट हम लोगों को ये समझना चाहिए कि हम लोगों की ताकत क्या है। आज हम लोग देखते हैं, मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ। यहाँ पे तिवारी जी हैं, यहाँ पे सब लोग हैं अखबार के। मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम लोग बात करते हैं रिजर्वेशन,
हम लोग रिजर्वेशन की बात करते हैं ना, आरक्षण की, किस चीज पे हम लोग बात करते हैं? धर्म पे, जात पे, आर्थिक आधार पे भी। लेकिन मेरा एक सुझाव है, सब लोग कहते हैं राजनीति में युवाओं को आना चाहिए, लेकिन कौन युवा राजनीति में आ रहा है? जो बड़े राजनीतिक परिवार में है। मेरा नाम वरुण गांधी है, अगर मेरा नाम वरुण सिंह होता या वरुण तिवारी होता या वरुण राजपूत होता या वरुण कुछ भी होता, तो क्या आज मैं आपके सामने बोल पाता? नहीं, मैं भी यहाँ बैठता होता और कोई क्या सुन रहा होता। आज मेरे भाई आशीष देशमुख हैं, बहुत वोट से जीते हुए बहुत लोकप्रिय नेता हैं इस प्रदेश के, और लेकिन आशीष देशमुख के पिताजी बहुत स्थापित नेता रहे इस प्रदेश के। आज ईमानदारी की बात ये है कि आज हम दो अगर बैठे तो इसमें हम लोगों का कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं है, हमको राजनीति विरासत में मिली। हाँ, हम इसके माध्यम से कितने लोगों का भला कर पाए वो बात अलग है। हम इस राजनीति को अगर इस हमारी विजय में अगर लाखों की विजय होती है, उसका फायदा लाखों को होता है, दैट्स अ डिफरेंट मैटर। बट अब हम राजनीति में एक युवा क्रांति ला कैसे सकते हैं? मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ। देखिए, अगर हम युवाओं के लिए ये बोलें कि पार्लियामेंट में सीट्स रिजर्व करो या विधानसभा में सीट रिजर्व करो, तो ये हो नहीं पाएगा, सच्चाई की बात है। तो मैं एक सुझाव देता हूं, अगर गांव के प्रधानी के लिए और कॉर्पोरेशन मेंबर के लिए, जो बिल्कुल फर्स्ट स्टेज है, बीडीसी मेंबर के लिए, जिला परिषद सदस्य के लिए, वार्ड मेंबर के चुनाव के लिए, अगर हम लोग 20% सीट्स भी रिजर्व करते हैं उन लोगों के लिए जो 35 साल से नीचे हैं, मैं कहता हूं एक युवा क्रांति आ जाएगी। और मैं समझता हूं कि ये हो भी सकता है। देखिए, अगर मैं कहूं ये पार्लियामेंट में करो तो नोबडी विल डू इट, मेरा भी टिकट कट जाएगा अगले बार, तो इसलिए मैं ये बात नहीं बोलूंगा। लेकिन मैं इतना जरूर बोलूंगा कि अगर हम लोग, देखिए इससे होगा क्या, आज वरुण गांधी 28-29 में एमपी बन जाते हैं, क्या पता है वरुण गांधी को? कुछ नहीं पता। किस चीज की एक्सपर्टीज है उनको? कुछ चीज की एक्सपर्टीज नहीं, क्योंकि जीवन के पहले पड़ाव में ही सांसद बन गए, लॉ मेकर बन गए। लेकिन अगर वरुण गांधी 15 साल नीचे से लेकर ऊपर तक काम करके आते, तो वरुण गांधी को कई सारी चीजों की जानकारी होती जो शायद 8 साल पहले जब मैं सांसद बना मुझे नहीं थी। लाइफ इज अ लर्निंग प्रोसेस। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर हम युवाओं को ऐसे नीचे से एक मौका देंगे, किन युवाओं को? आम परिवार के युवाओं को, उनके प्रतिभा के ऊपर, उनके हिम्मत और मेहनत के ऊपर उनको एक चांस देंगे, तो उनको प्रशिक्षण का भी एक समय मिल जाएगा, उनकी एक ट्रेनिंग और एक स्किलिंग होगी। दे विल मेक मिस्टेक्स, दे विल लर्न फ्रॉम इट एंड देन दे विल इंप्रूव एंड मूव ऑन एंड कंट्रीब्यूट टू नेशन बिल्डिंग। राष्ट्र नवनिर्माण में उनका बहुत बड़ा योगदान होगा। मैं एक पीलीभीत नाम की एक जगह का एमपी था पिछले बार। मैंने ये एक्सपेरिमेंट जो मैं आपको बोल रहा हूं ना, ये मैंने सफलतापूर्वक किया है। उस जिले में मैंने सब लोगों को बोला कि मैं आपको प्रधानी में, जिला परिषद में एक मौका दूंगा, और मैंने पार्टी को कहा ये मैं एक्सपेरिमेंट चला रहा हूं देश के भले के लिए, आप इसमें इंटरफियर मत करना। उन्होंने कहा ठीक बात है। और मैंने कहा कि मैं जात नहीं देखना चाहता, मैं धर्म नहीं देखना चाहता, मैं औरत मर्द नहीं देखना चाहता, मैं ये इंटरव्यूज कंडक्ट करूंगा कि किसकी सोच क्या है अपने गांव के प्रति, अपने तहसील के प्रति, एंड गिव मी इंटरेस्टिंग आइडियाज। If I like your ideas, even if you don't have a single vote of your community, I'll give you a chance. और हम लोगों ने बड़े पैमाने पे लोगों को लड़ाया। सब लोग नहीं जीते, 60% लोग हारे, 40% लोग जीते। लेकिन आज जब मैं जाता हूं, उनके अंदर एक इतनी एनर्जी होती है, और वो क्या कहते हैं, वरुण गांधी ने हमको एक मौका दिया कुछ करने के लिए, हम कुछ करके ही दिखाएंगे, हम अपनी कसक जो है देश के लिए पूरी करके दिखाएंगे। सो अल्टीमेटली वी हैव टू थिंक आउटसाइड द बॉक्स, वी हैव टू थिंक बिग। हम लोग ये, मैं कुछ एग्जांपल्स आपको देना चाहता हूं कि दुनिया में क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। जॉर्डन नाम का एक देश है मिडिल ईस्ट में,
जॉर्डन ने क्या किया है, एक मिनिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट बनाया है कि ये मंत्रालय का एक ही काम है कि नौजवान में से प्रतिभा निकालना और राजनीति में इसको डालना। और ये क्या करते हैं, ये एक जिले में जाते हैं, वहां ये मिलते हैं 10,000 युवाओं से, उसमें 100-200 युवाओं में जहां उनको प्रतिभा दिखती है, जहां उनको टैलेंट दिखता है, जहां उनको हुनर दिखता है, वो क्या करते हैं, वो सारे राजनीतिक दल को उनके नाम लिस्ट में भेजते हैं कि हम व्यवस्था के तरफ से आपको रेकमेंड कर रहे हैं कि फलाना आदमी जो है ये देश के लिए आगे जाके इसकी कोई बहुत बड़ी सोच है, ब्रिलियंट यंगस्टर है, इसको आप करो। अभी 16 MPs पिछले 10 साल में निकल के आए हैं इस मंत्रालय के द्वारा, जो केवल कॉमन आदमी के बच्चे थे। दूसरा, नाइजीरिया में क्या हुआ, नाइजीरिया में एक नया इन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन को हम बदलेंगे, संविधान में हम संशोधन लाएंगे पूरे तरह। तो वहां के युवाओं ने 4-6 हफ्ते बड़ा आंदोलन चलाया कि हमसे भी पूछा जाए कि क्या क्या करना है, क्योंकि आप लोग वही भेदभाव करके धर्म पे लोगों को बांट के, जाति पे लोगों को बांट के कर रहे हो, हम इससे फेड अप हैं। हम चाहते हैं टोटली लिबरल, प्रोग्रेसिव, सेक्युलर तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन बने। और इसका रिजल्ट क्या हुआ साहब, नाइजीरिया के प्रेसिडेंट को झुकना पड़ा और उसने कहा कि 33% जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू कमीशन बनेगा उसमें लोग 30 साल से नीचे उम्र होंगे। तो आज जो नाइजीरिया का नया संविधान है वो युवाओं ने अपने कलम से और अपने खून पसीने से लिखा है, ये बहुत बड़ी बात है। लेबनान में क्या हो रहा है, लेबनान में क्या हो रहा है, जो मिडिल ईस्ट का एक हिस्सा है, उन्होंने कहा कि 50% जो लोग हैं वो 70 की उम्र के बाद ऑटोमेटिकली रिटायर करेंगे, और हर पार्टी के अंदर जितने लोग 70 टच करते हैं 50% उनको रिटायर करना पड़ेगा। और ये अकेला देश है पूरे दुनिया में जिसने उम्र के हिसाब से, आयु के हिसाब से रिजर्वेशन दिया कि वो 50% जो 70 के बाद वेकेट होंगे वो 45 एंड अंडर के लिए कैटेगरी रिजर्व होगी। आज उनकी जो एवरेज एज है पार्लियामेंट में वो 16 साल घट गई है इन वर्षों में। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हिंदुस्तान में तुरंत ये हो, बट मैं 3 देशों का कौन सा आपको ब्यौरा दे रहा हूं, लेबनान, जॉर्डन और नाइजीरिया। मैं आपको अमेरिका, इंग्लैंड का ब्यौरा नहीं दे रहा। अगर ये देश जिनके बारे में कहा जाता है कि ये बिल्कुल ही बेचारे कष्ट में जी रहे हैं, संघर्ष में जी रहे हैं, अगर ये इतने बड़े एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। हमने सीरिया का नाम सुना है, सीरिया में बड़ा विश्व युद्ध चल रहा है, ये बहुत कष्ट में सीरिया, खून बह रहा है वहां पे, लेकिन सीरिया में एक मैंने बहुत बड़ी चीज देखी। सीरिया ने क्या कहा, सीरिया ने कहा कि हम लोग क्या करेंगे, जितने लोग पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, जितने लोग पब्लिक पॉलिसी पढ़ते हैं, कंपल्सरी है कि किसी नेता के साथ, किसी पार्लियामेंटेरियन मिनिस्टर के साथ उनको 1 साल बिताना है, ये अनिवार्य है। और वहां के जितने काउंसलर्स से लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय तक सबको एक सेंट्रल यूथ एजेंसी CYA के हिसाब से उनको वहां जोड़ा जाता है। तो उनको कहा जाता है कि हम आपकी प्लेसमेंट कराएंगे, आप घर बैठो, अगर आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हो तो किताबी जानकारी नहीं होनी चाहिए, प्रैक्टिकल जानकारी होनी चाहिए। तो मेरा यही मानना है कि हम लोगों को कुछ करना है। मैं 2 चीज का लास्ट एग्जाम्पल देना चाहता हूं। वो मैंने ये जब मैं पहली बार सांसद बना तो मैंने एक चीज देखी कि सबसे ज्यादा महिलाएं जो हैं वो ग्रामीण अंचल में उनकी स्थिति बहुत खराब है। क्यों? क्योंकि वो आर्थिक रूप से डिपेंडेंट है, वो आत्मनिर्भर नहीं है। तो मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल किया। मैंने कहा कि मैं बेल्जियम गया था
वहां मैंने देखा कि अपने हाथों से लेस बनाते हैं, जो जैसे क्रिश्चियन लोग अपने शादी करते हैं तो उनके वेडिंग गाउन्स में होता है, या बेड कवर्स और बेड स्प्रेड पे जो साइड में होता है उसको लेस कहते हैं, टेबल कवर्स को, और वो बहुत महंगा होता है, हाथ से बनता है। तो मैंने उनसे कहा कि क्या आप मेरे क्षेत्र आके ये युवा महिलाओं को सिखाओगे? उन्होंने कहा हम सिखाएंगे, लेकिन आप हमको पैसे दोगे तो आओगे, मुफ्त में नहीं करेंगे। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा आप आइए, और हम लोगों ने 400 महिलाओं के साथ शुरू किया, और हमने एक वेबसाइट बनाई, इंटरनेट पे हम गए, और वेरी ब्यूटीफुली इन डिटेल्ड कैपेसिटी हमने उनको 1 साल सिखाया। जैसे ही 400 महिला सीखने लगे तो बाकी महिलाओं ने कहा भाई हमको भी सिखाओ, हम क्यों पीछे रहे। तो हम लोगों ने 4200 महिलाओं को ट्रेनिंग दी। आज वो लेस जो होता है वो 10% कॉस्ट पे बन रहा है जो वो यूरोप में बनता है, और मैं मानता हूं उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है जितनी वहां की है, बट वो 10% कॉस्ट पे बन रहा है। और आज क्या हो रहा है कि वो महिलाएं जो हैं वो महीने का कम से कम 20,000 रुपए कमा रही हैं, जो 2,000 रुपए कमा रही थी, उनका फिक्स। अच्छा, इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि जब ये अपने घर की बॉसेस बनी तो अपने पति को ये कहने लगी कि भाई अब हम भी प्रधानी लड़ेंगे, अब हम भी आगे बढ़ेंगे, अब हम क्यों तुम्हारा साफ सफाई करें, क्योंकि तुम कमा रहे हो 8,000 रुपए और हम कमा रहे 20,000 रुपए, तो भैया कौन मालिक है इस घर का, तुम बताओ। तो उससे फायदा क्या हुआ कि बहुत सारी महिलाएं जो कभी उम्मीद नहीं कर सकती थी वो जिला परिषद मेंबर बनी, वो गांव की प्रधान बनी, वो आगे बढ़ी, वो ब्लॉक प्रमुख तक बनी। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियली दे वर इंडिपेंडेंट। इसलिए हम लोगों की जो सोच एक युवा के लिए होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि हम आर्थिक रूप से, मैं यहाँ पे एक सुझाव देना चाहता हूँ, मैंने प्रधानमंत्री जी को भी दिया है, पता नहीं करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन मेरा एक सुझाव ये है, अगर हम लोग एजुकेशन टैक्स के लिए 1% बढ़ाते हैं, उसका क्या कितना हुआ आपके सामने है, हम लोग ये टैक्स बढ़ाते हैं, वो टैक्स बढ़ाते हैं। अगर हम लोग एक सिंपल बात करें, देश के 6-8 जो सबसे गरीब राज्य हैं उसमें एक स्कीम बना के हम लोग ईमानदारी से, जैसे मुद्रा स्कीम बनी है, इट्स अ वेरी गुड स्कीम, बट उसका स्कोप बढ़ा के हम लोग ये करें कि हर नौजवान को बिना ब्याज से, बिना इंटरेस्ट के हम 10 लाख रुपए 5 साल के लिए देंगे उसको आर्थिक रूप से इंडिपेंडेंट करने के लिए। क्योंकि देखिए हर नौजवान जो है उसके अंदर टैलेंट है, एम्बिशन है, थॉट्स भी हैं, बट जब जेब खाली है तो उन सब चीजों का कोई मतलब नहीं होता। इसलिए मुझे ये लगता है कि एक बहुत बड़ी स्कीम देश में बननी चाहिए जिसमें हम लोग अप टू 10 लाख रुपीस का निवेश खास करके जो अर्बन पुअर है और जो रूरल यूथ है उनके पास जाएं कि आप साइकिल रिपेयर शॉप खोलो, आप अखबार बेचो, आप ये करो, आप जूस का एक स्टॉल लगाओ, आप एक दुकान खोलो, आप कुछ ना कुछ करो। मैं आपको एक बात कह सकता हूँ, मैं जब पहली बार सांसद बना तो मैं कुछ करना चाहता था, मेरे अंदर एक जोश था, तो मैंने क्या किया, मैंने 10 लोगों को कहा, 10 लड़कों को कहा कि आप लोन लो, आई स्टैंड योर गारंटी। और मैं आपको ये बताऊं कि उनके ऊपर इतना वो मॉरल प्रेशर था, मैंने कभी उनसे नहीं कहा कि वो 10 के 10 लोगों ने 3 साल में मेरा पूरा पैसा वापस किया बैंक का, और मेरी गारंटी को कोई घाटा नहीं हुआ, और वो आज अपने पैर पे खड़े हुए। तो अगर हम लोग अपने युवाओं पे भरोसा करें, उनको राजनीति में जगह दें, उनको आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर करें, फाइनेंशियली सेल्फ सफिशिएंट इंडिपेंडेंट करें। देखिए हमारे देश में लोगों के पास टैलेंट की कमी नहीं है, अवसर की कमी है, अपॉर्चुनिटी की कमी है। केवल अपॉर्चुनिटी हम लोगों को दे दें, पीपल विल फ्लाई टू द स्काई।
और ये मेरा एक बहुत दृढ़ संकल्प है। मैं दो ही चीज कहना चाहता हूँ, एक नागपुर से जुड़ा हुआ है। मैंने एक एग्जाम्पल पढ़ा है, क्राउडेरा है। क्राउडेरा पालो आल्टो कैलिफोर्निया में बना है और एक चैतन्य अत्रेया ने शुरू किया है। ये 32 इयर्स ओल्ड के हैं और इन्होंने क्या किया कि हम क्राउड फंडिंग करके जो नेक प्रोजेक्ट्स हैं वो हम लोग एंटरप्रेन्योर्स जो अमीर हैं उनसे हम लोग दिलाएंगे। तो डॉक्टर सुनीता कृष्णन है जो पद्मश्री हैं, जो काम करती हैं कि जो सेक्स ट्रैफिकिंग में महिलाओं को फंसाया गया है उनको फ्री करने के लिए, उनको स्थापित करने के लिए। और अभी तक ये क्राउडेरा जो है इन्होंने 3.5 करोड़ रुपए उनके लिए रिलीज करवाया है, विच इज अ फैंटास्टिक थिंग। और उसका जो सबसे बड़ा डेवलपमेंट सेंटर देश में है वो नागपुर में है। तो मैं समझता हूँ कि आपको भी इंटरेस्ट लेके बहुत सारे लोगों से कॉन्टैक्ट करके छोटे छोटे माध्यम पे भले शुरू करिए, लोगों के सपनों को साकार करने के लिए फंडिंग उनसे कांटेक्ट करके दिलाइए। और एक लास्ट एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ जो मैंने कल ही पढ़ा न्यूयॉर्क टाइम्स में, वो ये है कि एक डॉक्टर अनिर्बन मैत्रा हैं, प्रोफेसर हैं पैथोलॉजी और ऑन्कोलॉजी जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के। उनको एक लड़का जैक एंड्राका ने लिखा, 14 साल के लड़के को ने लिखा कि देखो हम पैनक्रियाटिक कैंसर पे एक नया रिसर्च करना चाहते हैं। अब ज्यादातर लोगों ने सोचा ये तो पागल है, 14 साल का लड़का ने हमको ईमेल किया है, कोई स्कैम होगा हमसे पैसे हड़पने के लिए और आप इसको फंड कर लो। तो मेरे पास एक नया आइडिया है। डॉक्टर अनिर्बन मैत्रा ने एक चांस लेके कहा ठीक है बेटा तुम मेरे से आके मिलो, कुछ बैठ के बात करते हैं। वो इम्प्रेस था और उसने कहा कि ठीक है आप काम शुरू करो। आज उन्होंने उस कैंसर के लिए एक प्रोटीन डिटेक्ट की है जिसके पास 90% एक्यूरेसी है, एक 14 साल के लड़के में। मैं कितने उदाहरण आपको दे सकता हूँ ऐसे, बट मैं अंत में एक ही चीज कहूंगा कि देखिए शिक्षा और युवा सशक्तिकरण, इसके बीच में अगर कोई चीज है जो इन दोनों का जोड़ है, इन दोनों का मेल मिलाप है, वो है एक आइडिया, एक सपना, एक संकल्प। माई ओनली 2 pieces of advice for you are: ड्रीम बिग, बड़ा सपना देखो, अपने सपने पे कभी कॉम्प्रोमाइज मत करना, भले कितना भी संघर्ष करना पड़े। 2, अपने अलावा किसी दूसरे को फायदा कैसे पहुंचाना है, क्योंकि यहाँ पे जितने लोग आए हैं मैं आप लोगों को देख रहा हूं और भगवान करे यू आर ऑल गोइंग टू बी एक्सट्रीमली सक्सेसफुल इन लाइफ। बट आपके सक्सेस के साथ साथ यू हैव टू प्ले अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके लिए आपको अच्छा नेता बनने की जरूरत नहीं है, अच्छा नागरिक बनने की आवश्यकता है। आप PIL डालिए इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए, आप RTI डालिए सूचना प्राप्त करने के लिए। अभी सूचना क्रांति का जमाना है, आप मीडिया का उपयोग करिए। देखिए मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है इस देश को खड़ा करने में। आज अगर निर्भया को न्याय मिला वो मीडिया के प्रेशर के माध्यम से मिला। अगर आज हमारी बेटियां और हमारी बहन और माताएं जाके सब जगह जहां वो पहले नहीं जा सकती थी वहां जाके प्रार्थना कर रही है भगवान से, तो वो मीडिया के कारण वो हो रहा है। तो मीडिया के कारण एक नई क्रांति आई है। जहां 100 नौजवान इकट्ठा हुए वहां मीडिया की मजबूरी है उनकी आवाज के सामने एक माइक रखना, और वो माइक जितने करोड़ों लोगों के पास पहुंचेगा वैसे ही एक विचार क्रांति आएगी। और मैं अंत में इतना ही कहना चाहता हूं कि रीच आउट टू पीपल लाइक मी। मैं फेसबुक पे हूं, ट्विटर पे हूं, मेरा अकाउंट वरुण गांधी 80 है, 80। और मैं चाहता हूं, देखिए मैं एक सांसद हूं एक जगह का, पर जितना सुल्तानपुर के लोगों का अधिकार मेरे ऊपर है उतना ही नागपुर के लोगों का अधिकार मेरे ऊपर है। बिकॉज आई एम नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट of Sultanpur. I am a member of parliament from Sultanpur, but I am a member of parliament of the Union of India. And our responsibility goes
थ्रू आउट इंडिया। और मैं ये चाहता हूं कि आप मुझे फेसबुक पे, ट्विटर पे सुझाव डालिए कि वरुण गांधी ये बोलो पार्लियामेंट में, ये मुद्दा उठाओ, इस चीज पे लड़ाई लड़ो, ये PIL फाइल करो। और मैं आपको बताऊं कि जितने मैं लेख लिखता हूं या जितने मैं मिलता हूं लोगों से, 90% मेरे जो आइडियाज आते हैं वो युवाओं के ही भेजे हुए आइडियाज मैं आपके सामने दे रहा हूं। तो आई feel that the time for leadership is over, the time for partnership has come. So let us now be partners in making a new India. Thank you. God bless you.